हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो होगा क्लास 12th मैग्नेटिज्म में से टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। अब फर्स्ट थिंग, ये मैग्नेटिक फोर्स चीज़ क्या है। जब हमें मैग्नेटिक फोर्स का डिस्क्रिप्शन पता चलेगा तब हम जस्टिफाई करेंगे अबाउट देयर कॉजेज एंड अदर थिंग। तो एज पर मी, मुझे पहली बार कैसे मालूम पड़ा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। सबसे पहले छोटे छोटे ब्लैक मैग्नेट्स होते थे, उनमें एक नॉर्थ पोल होता था, एक साउथ पोल होता था। फर्स्ट टाइम मैंने उन ब्लैक कलर की अजीब सी चीज़ को देखा और जब उनको एन वाली चीज दोनों पॉइंट्स को आपस में अटैच किया, उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू किया। मैं जितना फोर्स लगा रहा था वो भी उतना ही फोर्स लगा रहे थे। जैसे ही मैंने एक की डायरेक्शन को पलटा, मतलब एक का एन और दूसरे का साउथ, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। बस यहीं से एक बात क्लियरफाई हो गई कि एक जैसे लाइक एन या फिर एस वाले पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि इसका उल्टा एन और एस या फिर एस और एन मीन्स अलग अलग वाले पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात मालूम पड़ गई कि इनमें फोर्स तो लग रहा है, या तो अट्रैक्शन का है, रिपल्शन का है, बट वो फोर्स कितना होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जिसे हम कह रहे हैं उसको जनरेट करने वाले कॉजेज क्या क्या है, आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत केयरफुली समझिएगा, अच्छे से क्लियरफाई हो जाएगा। और न्यूमेरिकल आते ही आता है, इस पर थ्योरी आती ही आती है, कंपटीशन तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग, जैसे हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए दो रूल बताए थे, एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ उन रूल्स का। पहला रूल ये था राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल में मैंने आपको समझाया था थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, फिंगर इंडिकेट द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, और फिंगर को उस डायरेक्शन में जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इन दिस सिचुएशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पाम represent the direction of magnetic field. I am saying that अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है, फिंगर उस पॉइंट की तरफ है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था स्क्रू रूल। ऐसे समझो कि आपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ लाइक दिस। अब थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जैसे स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हैं ना, टाइट करते हैं, वैसे ही स्क्रू को टाइट करो। जिस डायरेक्शन में ये फिंगर मूव कर रही हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली एक बार बोर्ड पे क्वेश्चन से समझ लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। सपोज ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर में करंट पास हो रहा है अपवर्ड, और ये है दो पॉइंट ए और बी जिन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। पहले रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, राइट हैंड रूल नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए ध्यान रखा करो। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर मैंने उस पॉइंट की तरफ कर दी है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी ए की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइक इनसाइड। और मस्ट बी रिमेंबर, लास्ट वीडियो में बताया था इनसाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्रॉस। तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है इनसाइड। वही जरा बी पे आओ, ये पोजीशन बनेगी, करंट ऊपर, बी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आउटवर्ड, यानी कहाँ आ रहा है, ये बाहर, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पर डॉट, क्योंकि हम परपेंडिकुलर जो आउटवर्ड आ रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना एक बार रिकॉल कर लिया। बट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। हम उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। पहला रूल बता रहा हूँ, बहुत केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले रूल में राइट हैंड रूल। वंस अगेन ये राइट हैंड का दूसरा रूल आ चुका है जिससे हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं। पहले से हमने फील्ड निकाला था। इसके लिए थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसे बताएगा, करंट की डायरेक्शन को। फिंगर इंडिकेट द पॉइंट, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। फिंगर मैग्नेटिक फील्ड वाले पॉइंट को इंडिकेट करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। थंब किसे बता रहा है, करंट को। इस सिचुएशन में इस पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। रिपीट कर रहा हूँ, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इज इट क्लियर। इसी का एक दूसरा रूल है, ये तो राइट हैंड रूल था। अब लेफ्ट हैंड रूल, जरा लेफ्ट हैंड रूल को गौर से समझिएगा। ये कैसे बताते हैं,
थम फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, सिंपली फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, पापा मम्मी बच्चे। फादर का एफ मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मदर का एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का सी मतलब करंट। आई एम सेइंग दैट एफ मतलब फोर्स को बता रहा है ये, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, सी मतलब करंट को बता रहा है। तो फादर मदर चाइल्ड, इस तरह से भी आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ हमारे पास इस बार दो वायर है, सपोज वायर ए बी इसका नाम, सेकेंड वायर सी डी, दोनों में करंट पास हो रहा है। इसमें सपोज I1, इसमें करंट पास हो रहा है I2। हमारा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों वायर में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी। क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे? दो वायर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहली बात, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लास्ट वीडियो में हम इसे पढ़ चुके थे। इसमें भी तो करंट है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब इसने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया उसमें ये अवेलेबल है, और इसने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया उसमें ये अवेलेबल है। पहले के मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड और सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से। थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर कहाँ चली गई? सेकंड वायर की तरफ, क्योंकि इस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? करंट जहाँ निकालना है और परपेंडिकुलर मतलब इनवर्ड। तो पता चला इस वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। क्लियर? अब जरा यहाँ समझते हैं, ये वाला वायर भी तो करंट पास कर रहा है, इसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो इस वाले वायर में करंट ऊपर, कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? फर्स्ट वाले वायर की तरफ। करंट जहाँ निकालना है कहाँ आएगा? इसके परपेंडिकुलर यानी बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिला इस पर? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए क्या लगा देना चाहिए हमें? डॉट। तो इस तरह से दोनों वायर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल चुकी है। पहले वाले वायर पे आप क्या देख रहे हैं? करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। जरा इस पे फोर्स देखते हैं। फोर्स का रूल क्या बताया था? राइट हैंड रूल से ही अप्लाई करके बताता हूँ। पहले मैंने बताया था, वंस अगेन, थंब किसे बताता है? करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। बहुत क्विकली, इसमें करंट कहाँ आ रहा है? अपवर्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? डॉट लगा यानी बाहर। मुझे हाथ ऐसे रखना है, करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बोर्ड से बाहर। फोर्स का लगता है इसके परपेंडिकुलर यानी लाइक दिस। वंस अगेन, करंट कहाँ निकालना? मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, फोर्स कहाँ लगेगा? इनवर्ड यानी सेकंड वायर की तरफ। मालूम पड़ा फोर्स लग रहा है इस वाले वायर की तरफ। ये तो हमने एक रूल से बताया। एक बार जरा लेफ्ट हैंड रूल ट्राई करते हैं। क्या था लेफ्ट हैंड? फिर से फादर मदर चाइल्ड, याद आया? फादर मदर चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारा पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, सेकंड करंट को। तो हमें इसे ऐसे रखना पड़ेगा, समझिए गौर से, लाइक दिस। क्या दिख रहा है? ये फिंगर करंट को बताती है, करंट कहाँ आ रहा है? अपवर्ड। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, वो कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। तो फोर्स कहाँ आ रहा है? टूवर्ड्स द सेकंड वायर। तो दोनों रूल से फोर्स की डायरेक्शन सेम आती है। कहाँ आ रही है? सेकंड वायर की तरफ। जरा इसमें देख लें, इसमें क्या दिख रहा है आपको? करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो मुझे अगर राइट हैंड रूल लगाना तो ऐसे तो लगाऊंगा, करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो फोर्स का लगेगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब टूवर्ड्स द फर्स्ट वायर। ये आ गया फोर्स का डायरेक्शन। इसी को अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल से देखूं तो लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट ऊपर, फोर्स का लग रहा है टूवर्ड द फर्स्ट वायर। तो आप क्या देख पा रहे हैं? दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इस पे फोर्स से लगा रहा है, ये इस पे फोर्स से लगा रहा है, मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। तो कंक्लूजन ये मिला कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट पास होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास होगा तो क्या होगा? वो आप खुद घर पे करेंगे सेम कॉन्सेप्ट से। आंसर आएगा रिपल्शन। इसीलिए एक फेस लेते हैं तो साथ में कौन सा वायर लेते हैं? न्यूट्रल, ताकि वो एक दूसरे को रिपेल करें, अट्रैक्ट करके चिपक ना जाए। और जहाँ दो फेस हो गए उन केस में उनके बीच में कुछ गैप लगाना पड़ता है, वरना वो धीरे धीरे एक दूसरे को
अट्रैक्ट करके चिपक सकते हैं, शॉर्ट होने के पूरे चांस। ये था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट। एक बार फटाफट से रिकॉल करता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहले नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का रूल। सबसे पहले आशीर्वाद दो, थंब करंट को बताता है, फिंगर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर। बने रहो, खुश रहो। पहला रूल समझ में आया। दूसरा रूल स्क्रू रूल, थंब करंट की डायरेक्शन को बताता है, फिर इसको रोटेट करो जिस डायरेक्शन में फिंगर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया, पेच कसने पड़ेंगे दिमाग के। रूल नंबर 3 जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए था, फिर से राइट हैंड रूल, थंब बताता है करंट को, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और इसके परपेंडिकुलर फोर्स। ये देखा है कैड़ा वाला, बस ज़्यादा ही हो रहा है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने का एक और रूल याद है, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब तो दिमाग खराब। ये है 4 रूल जिससे आप 2 से मैग्नेटिक फील्ड और बाकी 2 से फोर्स निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शंस को निकालने का कॉन्सेप्ट। अब शुरू करते हैं हम डेरिवेशन 1 by 1। तो गाइस शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक पार्टिकल जो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होता है वो हम फाइंड कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट। प्रैक्टिकल वैल्यूज के बेसिस पे पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। मीन्स इलेक्ट्रॉन है तो कितना फोर्स है, प्रोटॉन है तो कितना फोर्स, और अल्फा है तो कितना फोर्स है। समझो, अल्फा पे चार्ज सबसे ज़्यादा होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी एज कंपेयर टू बाकियों के सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, फोर्स भी सेम लगेगा। और अगर मैं बात करूँ सपोज न्यूट्रॉन की, बेचारे पे चार्ज ही नहीं होता, उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं। जिन पे आई एम सेइंग दैट कि समझने वाली बात है, कॉन्स्पिरेसी में मत फंसना। जिन पे चार्जेस नहीं होते उन पे फोर्स भी नहीं लगता। जिन पे जितना ज़्यादा चार्ज उन पे लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज़्यादा, अगर बाकी फैक्टर कांस्टेंट है तो। दूसरी बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जिस मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कशन कर रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज पार्टिकल बेसिकली कितनी स्पीड से चल रहा है। एक बेचारा कछुए की स्पीड से चल रहा है और एक चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा उस पर लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज़्यादा। तो सीधा फंडा, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर, स्पीड पर, मैग्नेटिक फील्ड पे। और तीसरी बात, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, जिस एंगल से वो एंटर कर रहा है उसके साइन थीटा वाले कंपोनेंट से, उसके साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे गौर करो। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर रहा हो तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं, क्योंकि जब वो पैरेलल एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने एंगल कितना बनाया? 0। और अगर साइन 0 की बात करें, मुझे भी पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये तो आपको तो पता ही होगी। तो इट मीन्स लगने वाला फोर्स कितना हुआ? 0। तो मस्ट बी रिमेंबर, मैग्नेटिक फोर्स कब कब नहीं लग सकता, अब उस पर बात करते हैं। अनचार्ज पार्टिकल पे नहीं लगेगा, जिस पे चार्ज ही नहीं है मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड है तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में चल ही नहीं रहा तो भी उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है तो भी उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 0। तो वंस अगेन, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ चार्ज, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड स्पीड ऑफ पार्टिकल, नेक्स्ट नंबर साइन थीटा, और वो थीटा क्या है? जिस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एंटर कर रहा है। और इन सबको जब कंबाइंड करते हैं, इन्हें सबको कंबाइंड किया तो मिला हमें F प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा।
तो F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ कांस्टेंट कितना आता है, यहाँ कांस्टेंट आता है 1। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है उस पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक, जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर अवेलेबल है, क्या उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, कैसा होगा, उसकी बात करते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि इसका लिंक चैप्टर 3 से भी है। ये हमारे पास एक वायर है, इट इज अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस मान लीजिए, हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ सपोज एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन, और ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल V। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया। ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं N, वायर का लेंथ है L, उस पर वोल्टेज कितना लगा रखा है, दोनों पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल V, जिससे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और उनकी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके थे। अब इलेक्ट्रॉन तो है ना वायर के अंदर, मूव तो कर रहे हैं ना, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड होना तो लाजमी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में उसने हमने इस वायर को रखा ही हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब इतने सारे चार्ज पार्टिकल, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है जो एक इक्विवेलेंट टू वायर के हैं, उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा हम उसके लिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 3 से हमने पढ़ा हुआ है, इस कंडीशन में पास होने वाले करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू NEAVD। इन दिस सिचुएशन आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल, पास होने वाला करंट जो इस वायर में होगा वो होगा NEAVD। अब ये तो हो गया अमाउंट ऑफ करंट चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग। बट आ जाओ चैप्टर 4 में, क्या इन इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये पूरा वायर कहाँ रखा हुआ है? ये वायर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? इनसाइड। कितना फोर्स लगेगा? हम निकालते हैं फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? हमने पढ़ा था मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में है, बेशक वायर के अंदर है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, उसे यूज करता हूँ मैं। क्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज? ई। वी मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन? वी डी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया। इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हम निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फोर्स। आखिर टोटल मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकाला जाएगा? फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले हैं? इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। एक यूनिट में इलेक्ट्रॉन है n, एक यूनिट वॉल्यूम में। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है? a इंटू एल, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये हो गया हमारे पास a इंटू एल। इस तरह से मिले हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे फाइंड किया आपने टोटल फोर्स? एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स अभी हमने फाइंड किया था, क्या वैल्यू थी इसकी? ई वी डी बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई एन ए एल। ये यहाँ से आया। जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। अभी आपने देखा था आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आई की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी। तो सिंपली एन ई ए वी डी, आई एम सेइंग एन ई ए वी डी, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? आई।
तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास आई, बी रिमाइंडर, एल रिमाइंडर, साइन थीटा। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर अवेलेबल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में अवेलेबल है तो उस पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं पूरे डेरिवेशन पे। सबसे पहले हमने देखा एक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल, एंड पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। आफ्टर अप्लाइंग terminal potential V, electrons start to flow in a particular one direction with the speed of Vd. As per the chapter 3rd, इस सिचुएशन में अमाउंट ऑफ करंट होता है NeAVd। इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड है उसमें अवेलेबल है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे इफ दे मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कितना अप्लाई होता है? हम बात कर रहे हैं हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स की। कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था क्यू वी बी। क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी मतलब उनकी स्पीड, बी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। ये हो गया हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, तो टोटल फोर्स कितना हुआ? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू एल। वैल्यू अप्लाई करें, इस तरह से हमें मिला F इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू रख दी ई वी डी बी साइन थीटा मल्टीप्लाई एन ए एल। और अभी हम पढ़ के आए हैं आई क्या होता है? एन ई ए वी डी के इक्वल, एन ई ए वी डी रिप्लेस हो गया आई से, बाकी बचा बी एल साइन थीटा। सिंपली हमने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर अवेलेबल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये था हमारा डेरिवेशन नंबर 2। शुरू करते हैं आज का थर्ड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। दो वायर पैरेलल प्लेस्ड हैं जिनमें करंट पास हो रहा है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। तो गौर से देखिए, हमारे पास सिचुएशन इज दैट देयर इज अ टू वायर। फर्स्ट वायर हैविंग नेम ए बी, फर्स्ट वायर का नेम है ए बी, एंड द अनदर वायर नेम सी डी। तो दो वायर हो गए, एक का नाम ए बी, एक का नाम सी डी। इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज स्मॉल आर। इसमें अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है I1, इसमें अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है I2। तो चंगू मंगू दो वायर, एक में करंट I1 दूसरे में करंट I2, और दोनों रखे हैं एक दूसरे से R डिस्टेंस पे। हमें फाइंड करना है इनके बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट थिंग, ये वायर में करंट पास हो रहा है, तो ये अपने जनरेट करेगा चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। उसमें कौन प्लेस है? CD। CD में भी तो करंट पास हो रहा है, वो भी जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। उसमें कौन प्लेस है? AB। AB के मैग्नेटिक फील्ड में CD, CD के मैग्नेटिक फील्ड में AB। हम निकालते हैं उनकी वैल्यूज। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फॉर्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यही यूज करना है। एक सीधे इनफाइनाइट लेंथ के वायर के नियर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। केयरफुली तो देखिएगा, वायर ए बी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है किस पर? सी डी पर। पहले उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। राइट हैंड रूल, फिर से वही, करंट जहाँ निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड। तो ए बी में करंट अपवर्ड, कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में? CD पे। कहाँ जा रही है इसकी डायरेक्शन? इनवर्ड। तो इस तरह से CD पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, कहाँ? इनसाइड में। बात करते हैं इसकी वैल्यूज की। तो हम निकालने आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन CD, किसकी वजह से? AB की वजह से। इसको ऐसे लिखते हैं, वायर फर्स्ट, वायर सेकेंड, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम इसे क्या बोल पाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। सेकेंड वाले पे हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? फर्स्ट वाले की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर, और डायरेक्शन कहाँ है इसकी? इनवर्ड। इज इट क्लियर? ये मैंने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड किस पर? सेकेंड वाले वायर पर ड्यू टू फर्स्ट। अब निकालते हैं हम लोग सेम मैग्नेटिक फील्ड ए बी पर भी तो होगा, किसकी वजह से? CD की वजह से। पहले डायरेक्शन देख लो उसकी।
करंट गया रहा CD में अपवर्ड, कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? AB पर, यानी फर्स्ट वायर पे। कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर, मतलब बाहर की तरफ। तो यहाँ लगाना चाहिए हमको डॉट। तो इस तरह से मालूम पड़ा कि AB वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। CD वाले पे कहाँ है? अंदर की तरफ। फिर वही बात कि आखिर जो सेकंड वाला वायर है वो फर्स्ट वाले वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। जरा वैल्यूज देखते हैं। सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, और डायरेक्शन कहाँ आ रही है इसकी? डॉट, यानी कि बाहर की तरफ। इस तरह से हमने दोनों वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन को जस्टिफाई किया। इस पे पहले वाले वायर पे आउटवर्ड, दूसरे वाले पे इनवर्ड। रूल कौन सा लगाया? राइट हैंड स्क्रू से लगा लो तो भी सेम आंसर। अब देखते हैं ये पहले वायर को, जरा गंभीरता से देखो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इसमें? बाहर। करंट कहाँ है? ऊपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, उसमें रखा है वायर जिसमें करंट जा रहा है ऊपर। तो हमने पढ़ा है ना कि इफ द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर क्या फील होता है? एक मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? IBL sin थीटा। एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं निकालने जा रहा हूँ सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, पहले वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को। किस फॉर्मूले से? IBL। I मतलब पहले वायर में पास होने वाला करंट, I1। B12 ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना है? लेंथ इसकी, सपोज कितनी लेंथ पे बात कर रहे हैं हम इसकी? L पे। लेंथ तो इनफाइनाइट है, बट हम कितनी लेंथ की बात कर रहे हैं? इतनी, इतनी, इतनी। तो सपोज हम इतनी लेंथ की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है L। और साइन 90 क्यों होगा? करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। कितना एंगल बना? 90, इसलिए इसको छोड़ दो। तो हो गया IBL। वैल्यू रखते हैं I1, B12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R इंटू L। ये हमें निकला है मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। किस पर? जो अप्लाई हो रहा है फर्स्ट वायर पे। यही अगर मैं सेकंड वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन सेकंड वायर, सेकंड वाले वायर में करंट कितना पास हो रहा है? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसमें? मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1 से। लेंथ कितना उसका? L साइन 90। फिर से वैल्यू प्लेस करते हैं। B21 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L। ये हमने सेकंड वाले वायर पे फोर्स निकाला। यहाँ हमें क्या दिखाई दिया? अगर हम पहले वायर को जरा गौर से देखें तो हमें पता चलता है फर्स्ट वायर में करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो फोर्स कैसे निकाला जाए? राइट हैंड रूल अप्लाई करें। ये करंट की डायरेक्शन में चला गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? बाहर, फिंगर निकल गई बाहर। फोर्स क्या लग रहा है? टूवर्ड्स द सेकंड वायर। यही अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल से निकाल के बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? बाहर, करंट कहाँ आ रहा है? अपवर्ड। अब भी फोर्स कहाँ लग रहा है? टूवर्ड्स द सेकंड वायर। तो इट मीन्स टू से कि पहले वायर पे लगने वाला फोर्स कहाँ होगा? सेकंड वायर की तरफ। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड वायर पे भी तो फोर्स लग रहा होगा क्योंकि वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर डायरेक्शन निकालते हैं एक एक करके। पहले राइट हैंड रूल से क्या दिखाई दे रहा है? करंट का है इसमें अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ है? इनसाइड। ऐसे रखना पड़ेगा। तो फोर्स का लगेगा ये, पता है ना, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया परपेंडिकुलर। इसी को लेफ्ट हैंड रूल से समझते हैं। करंट का है, मैग्नेटिक फील्ड का है इस बार इनसाइड, करंट का है ऊपर, ये फिंगर ऊपर हो जाएगा। फोर्स का है इधर, आई एम सेइंग लाइक दिस, ठीक। इसको ऐसे, ये वाला फिंगर बोर्ड की तरफ, फर्स्ट फिंगर बोर्ड की तरफ, सेकंड फिंगर करंट बताता है वो ऊपर, और ये हो गया फोर्स। तो फाइनली ये भी क्या लग रहा है? फोर्स इस डायरेक्शन में। तो रिजल्ट क्या मिला? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनमें जो पास होने वाला करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो आप करेंगे घर बैठ के और मुझे रिजल्ट बताएंगे क्या आया, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो फाइनली हमने जो काउंट किया दोनों वायर्स के बीच में लगने वाले फोर्स का कॉमन फॉर्मूला वो आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। मीन्स चाहे पहला वाला दूसरे पर फोर्स अप्लाई करे या दूसरा पहले पर,
दोनों के बीच में लगने वाला नेट फोर्स कितना है, इतना। और अगर हम बात करें किसी भी एक वायर पे लगने वाले फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ की, तो उस केस में वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। दैट इज द फॉर्मूला किस चीज़ का, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पर यूनिट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। दो वायर जो एक दूसरे के नियर अबाउट अवेलेबल हैं, उन पर किसी भी एक वायर की पर यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, F अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये हमने फाइंड किया है। तो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द लास्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं एक छोटा सा रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन हमारे उस टॉपिक में यूज होगा। हम रिलेशन फाइंड करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद आ रहा होगा। दूसरा परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेट वाला ही प्रीवियस वीडियो। दो अलग अलग पॉइंट हमें मिले, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, इनमें क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट डेरिवेशन में। जरा एक बार उसको देखते हैं। तो हमने जो प्रीवियसली पढ़ा है चैप्टर 1 से, कि हम पढ़ते आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। शायद मैंने ठीक लिखा है, चेक करते रहिए। दूसरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। एक्यूरेट 100%। अब हम कैलकुलेट करते हैं इनमें रिलेशन क्या बन सकता है। मैं इन वैल्यूज को डिवाइड कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। सिचुएशन ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10 की पावर 7, नीचे आके प्लस हो जाएगा, 9 और 7 16। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। 3 × 10 की पावर 8 क्या होता है, क्या होता है, अरे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरह से म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/c²। ये एक रिलेशन है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में। ये रिलेशन हम यूज करेंगे अपने अगले डेरिवेशन में। तो गाइज पढ़ते पढ़ते पहुंच चुके हैं आज के लास्ट डेरिवेशन पे, जिसके बारे में अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया था। वो है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्ज पार्टिकल। आई एम सेइंग, बोर्ड पे समझिए मैंने क्या कहा। ये मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 और एक है मेरे पास Q2। ये चल रहा है कांस्टेंट स्पीड V1 से, ये भी चल रहा है कांस्टेंट स्पीड V2 से, और इनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल r। तो क्या इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? 100% लगेगा। कैसे? एक चार्ज पार्टिकल हमने पढ़ा था, इफ अ चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, दे जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल जो V1 स्पीड से चल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन अवेलेबल है? Q2। ऐसे ही Q2 मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसमें कौन होगा? Q1। आई एम सेइंग Q1 के मैग्नेटिक फील्ड में Q2 और Q2 के मैग्नेटिक फील्ड में Q1। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। पहले वाले चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? सेकंड की वजह से। क्या फॉर्मूला यूज होता था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड, तो चार्ज लोगे सेकंड का, स्पीड लोगे सेकंड की, और थीटा तो 90 हो ही गया, अपॉन r²। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 अपॉन r²। तो फाइनली हमने दोनों पर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को निकाला। इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने पढ़ा है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उस पर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। इट मीन्स इन दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा।
वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड Q V B sin थीटा। आई एम सेइंग Q V B sin थीटा, इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा पहले वाले में निकाल रहे हैं, तो पहले वाले का चार्ज कितना हो गया Q, स्पीड कितनी हो गई V1, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा फर्स्ट पे ड्यू टू सेकेंड, और थीटा तो 90 है ही, तो ये वैल्यू देगा आपको Q1 V1 V12 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q2 V2 अपॉन R स्क्वायर। दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। सेम फॉर्मेट में हम निकालने की कोशिश करते हैं सेकंड वाले पर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल, सेकंड का चार्ज Q2, सेकंड की स्पीड V2, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड पे कौन जनरेट कर रहा है फर्स्ट। चलो वैल्यू देखते हैं Q2 V2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने दोनों चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को निकाला। देख पा रहे हैं आप, ये हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बोथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पहले पे भी और दूसरे पे भी कितना दोनों पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कॉमन फोर्स कितना लगता है इन पे। तो इस तरीके से दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले कॉमन फोर्स का फॉर्मूला आया मैग्नेटिक फोर्स का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर। इज इट क्लियर? अगर दोनों के दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ट्रू कि दोनों की स्पीड क्या रहेगी सेम। इस सिचुएशन में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हुआ। ये हमने निकाला मैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल जो पैरेलल मूव कर रहे हैं उनके बीच में लगने वाले का। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल पैरेलल चल रहे हैं तो इट मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, R की वैल्यू नहीं बदल रही। तो मस्ट बी रिमेंबर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होना है। पर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इफ द टू चार्ज पार्टिकल मूविंग कंटिन्यूसली विदाउट चेंजिंग देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच के डिस्टेंस को बदलते हुए बिना अगर वो चल भी रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है। और कूलम्ब्स लॉ कितना होता है उसके लिए कूलम्ब्स लॉ लगता है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो फोर्स हमारे पास रेडी हो गए इनके बीच में लगने वाले। इनमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, फॉर्मूला ये रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी लग रहा है यानी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस में क्या कोई रिलेशन है वो देखते हैं। रिलेशन कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच में फोर्सेस की। मैंने डिवाइड करता हूँ मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जैसे ही मैंने डिवाइड करता हूँ Q1 Q2 से Q1 Q2 R स्क्वायर से R स्क्वायर, और यहाँ जो बचेगा 4 पाई से 4 पाई वो होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आई। और याद है ना म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है 1/c स्क्वायर के। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूँ तो ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। क्या बताया मैंने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/c स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 1/c स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। तो सीधे सीधे क्या हो ना कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में रिलेशन आया V/c स्क्वायर। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है V पर, मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे। c तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं दो चार्ज पार्टिकल जो पैरेलल मूव कर रहे हैं उनके बीच में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी, और उनके बीच के रिलेशन को भी। तो होप सो आपको ये मैग्नेटिक फोर्स वाला सेशन समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल वर्जन लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल फोर्स की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों क्लियर हो जाएंगे। थर्ड जो आएगा मेगा वर्जन
उस मेगा वर्जन में आपको सारे इस टॉपिक से रिलेटेड कंपटीशंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप कंपटीशन भी कर पाएँ। फ्यूचर में आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, उसके लिए। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वंस अगेन, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और आपको अच्छे लग रहे हैं इसके कंटेंट्स तो प्लीज़ प्रमोट करें, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो डायरेक्टली हमें बता सकते हैं ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को दूर करें और आपके इस अच्छे से चैनल को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।